हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर 6 है आज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। जब भी किसी भी प्रोडक्ट गुड का ना प्रोडक्शन होता है लार्ज क्वांटिटी में, उसका भी रॉ मटेरियल से वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसको जिस इंडस्ट्री में बनाया जाता है उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ना बैकबोन होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैकबोन होता है। ये क्या करता है, मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को, रिड्यूस करता है हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपुल ऑन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर पे क्योंकि हमारा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना, और उनको जॉब दिया जाता है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि एग्रीकल्चर से आदमी सब हटके उनको जॉब मिलता है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। ये हेल्प करता है अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने में और पॉवर्टी को भी। ठीक है, और फिर ना स्टेबलाइज करता है बैकवर्ड एरिया, रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटीज। और फिर ये क्या करता है, इंडस्ट्रीज ना स्टेबलाइज करता है बैकवर्ड एरिया में, ताकि यहाँ पे ना रीजनल डिस्पैरिटीज जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर कंट्री का हाई लेवल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज बिकम प्रॉस्पेरस, और इससे क्या होगा, हमारे कंट्री का जो हाई लेवल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो प्रॉस्पेरस हो जाएगा। अब देखो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज ना एक साथ जाते हैं। देखो कैसे होता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ना इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, क्योंकि एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्री को, चाहे वो इंडस्ट्री कॉटन का हो, जूट का हो, रबर का हो, शुगर का हो, इटीसी। ठीक है, इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर को मशीनरी, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है, इरिगेशन पाइप, तो इंक्रीज और ताकि वो इंक्रीज कर सके अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो इससे क्या हुआ कि एक दूसरे पे इन दोनों का डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या होता है मतलब कि जो भी हो, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं वो ना एक दूसरे मतलब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का जो भी सामान इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो मशीनरी हो, इरिगेशन पाइप हो, वो इंडस्ट्री उसको देता है, जिससे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, और इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर उसको देता है। ठीक है, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, हमारी नेशनल इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, तो ओवर लास्ट 2 डिकेड्स में ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का जीडीपी का 17% है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। ठीक है, और फिर ईस्ट एशियन इकोनॉमी से कंपेयर किया जाए तो 25 to 35% है, और जो ट्रेंड ग्रोथ है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो लास्ट डिकेड में 7% पर एनम बढ़ा है। ठीक है, और फिर डिग्रेबल ग्रोथ रेट जो है नेक्स्ट डिकेड में 12% पर एनम है। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम, और फिर से 2003 से 9 to 10% पर एनम ना हमारा मैन्युफैक्चरिंग फिर से गेन हो रहा है। ठीक है, एनएमसीसी द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव काउंसिल, देखो एनएमसीसी है जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव काउंसिल है, ये सेट किया गया था इस ऑब्जेक्टिव से, ताकि ना इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्टिविटी है उसको इतना मतलब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से द्वारा ना इसको बढ़ाया जा सके। कौन कौन से फैक्टर होते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, जहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से मिल जाए, जहाँ पे लेबर अच्छे तरीके से मिल जाए, जहाँ पे कैपिटल मिल जाए, पावर मिल जाए, मार्केट मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिल जाए, वो सब ऐसे मतलब फैक्टर है, वो सब ऐसी जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रियल लोकेशन बैठाया जा सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन गो हैंड है। देखो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर क्या कहते हैं एग्रीकल्चर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी ना साथ में ही मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अर्बनाइजेशन फॉलो करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। कभी कभी इंडस्ट्री जहाँ पे लोकेट होते हैं ना वो सिटी भी ना अर्बनाइज होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ का फिर मार्केट होने लगता है, सर्विस होने लगता है, तो इसलिए ना वो क्या होता है वो अर्बनाइज होने लगता है। अर्बन एल्गोमेरिएशन, when many industries tend to come together to make use of advantage of urban centers, such center is called as एग्लोमीरेशन इकोनॉमी। तो जब अगर ना कोई भी ऐसा अर्बन एरिया हो जहाँ पे बहुत सारे सिटी आके उसका फायदा उठाना चाहिए कि उसके एडवांटेज क्या क्या है वहाँ पे उस इंडस्ट्री अर्बन एरिया के, वहाँ से मतलब कि वहाँ पे जाके इंडस्ट्रीज सेटअप करे, तो उसको क्या कहेंगे, एग्लोमीरेशन इकोनॉमी कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो इंडस्ट्री को ना
अब सब हम सब इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन हो सकता है किस किस हिसाब से, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से हो सकता है। तो रॉ मटेरियल के हिसाब से हो सकता है, तो रॉ मटेरियल में क्या होगा, एग्रो बेस्ड पहला होगा, तो जहाँ पे कॉटन होगा, उलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी का प्रोडक्शन होगा, वो एग्रो बेस्ड हो जाएगा। मिनरल बेस्ड क्या होगा, जहाँ पे आयरन, स्टील, सीमेंट, अल्मोनियम, पेट्रोकेमिकल इटीसी होगा, वो मिनरल बेस्ड हो जाएगा। फिर अगर मेन रोल्स के हिसाब से देखा जाए, अब हम सब बेसिस किसको लिए थे, रॉ मटेरियल को बेसिस लिए थे। अब इसके बाद बेसिस लेते हैं मेन रोल को। तो अगर की इंडस्ट्रीज, दिस इंडस्ट्री सप्लाई देयर प्रोडक्ट टू रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, तो ये सब ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो ना रॉ मटेरियल देते हैं ताकि ना गुड को प्रोवाइड किया जा सके। जैसे आयरन स्टील हुआ, कॉपर स्मेल्टिंग हुआ, अल्मोनियम स्मेल्टिंग हुआ। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होते हैं कुछ, जिसमें ना वो प्रोड्यूस करते हैं गुड जो भी यूज किया जाएगा कंज्यूमर द्वारा, जैसे शुगर हुआ, पेपर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, सोप हुआ, ये सब यूज किया जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अगर ज्यादा दिया जाता है और कम दिया जाता है उसके बेसिस पे देखो, तो स्मॉल अगर स्केल इंडस्ट्री है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ना 1 करोड़ दिया जाएगा और उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। और अगर और हाई, और उसके बाद क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाएगा, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ना अमाउंट ज्यादा दिया जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 करोड़ होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाएगा। अब देखो ऑनरशिप के हिसाब से भी होता है। अगर पब्लिक सेक्टर है तो क्या हुआ कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इसको ओन करते हैं, जैसे कि भेल है, ओएनजी है, सेल है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर है तो इसका मतलब है कि कोई इंडिविजुअल इसको ओन करते हैं, जैसे कि टिस्को हुआ, रिलायंस हुआ, महिंद्रा हुआ, इटीसी, ठीक है। जैसे कि रिलायंस अंबानी का है, ठीक है। तो इसी हिसाब से कि मतलब कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है उनका है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हुआ जो ना ज्वाइंटली स्टेट और इंडिविजुअल द्वारा, स्टेट भी है इसमें, गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है और कोई इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे, ज्वाइंट सेक्टर कहेंगे, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और फिर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज भी होते हैं, जिसमें ना जो भी इसको प्रोड्यूस करता है और सप्लायर जो होता है रॉ मटेरियल का, वो प्रॉफिट और लॉस में शेयर करता है इक्वली, तो इसको क्या कहेंगे, ये कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाएगा। जिसमें मिल्क कोऑपरेटिव है, इसका गुड एग्जांपल है अमूल मिल्क, ठीक है, इसका गुड एग्जांपल है। अब देखो, अब बेस्ड ऑन वेट के हिसाब से, बल्क और वेट के हिसाब से भी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के हिसाब से देखो, हेवी इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री का जो मतलब होता है, आयरन इंडस्ट्री होता है वो हैवी इंडस्ट्री होता है, क्योंकि इसमें बहुत भारी भारी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है। लाइट इंडस्ट्री क्या हुआ, जो भी लाइट प्रोडक्ट गुड बनाया जाता है, मटेरियल बनाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक गुड इंडस्ट्री हुआ, वो लाइट इंडस्ट्री हुआ, ठीक है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो रॉ मटेरियल के हिसाब से कैसे हो सकता है, तो क्या हो सकता है कि ना रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, एग्रो बेस्ड हो सकता है। देखो पहला एग्रो बेस्ड होगा, तो एग्रो बेस्ड में कौन होगा, कॉटन होगा, टेक्सटाइल होगा, जूट टेक्सटाइल होगा, शुगर इंडस्ट्री होगा, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल आता है, ठीक है। उसके बाद मिनरल बेस्ड हो सकता है, आयरन हो सकता है, आयरन स्टील हो सकता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो सकता है, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ये सब ना क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मिनरल बेस्ड, ठीक है। हाउ इज कॉटन मेड इन फैक्ट्री। अब देखो क्या बताया जा रहा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। देखो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कौन कौन से थे, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, इटीसी, ये सब क्या है, एग्रीकल्चर का जो होता है रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन टेक्सटाइल भी आता है और जूट टेक्सटाइल भी आता है, मतलब ये दोनों को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखो कॉटन टेक्सटाइल क्या होता है, अब कॉटन टेक्सटाइल होता है कि ये ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेट करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में, अर्लियर पहले लोकेट करते थे, और अब इसका अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल, चीप लेबर और मॉइस्चर क्लाइमेट यहाँ पे जहाँ पे अवेलेबल होंगे वहाँ पे इसका कॉटन का टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होगा। कॉटन टेक्सटाइल ना जनरेट करता है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं बट और फार्मर को भी ना वो बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि केमिकल, डाइंग, पैकेजिंग मटेरियल इटीसी में, ठीक है। इंडिया ना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करता है यार्न आफ्टर स्पिनिंग, वेयर इंडिया एक्सपोर्टेड इट्स कॉटन यार्न टू जापान, यूके, यूएसए। तो इंडिया ना बहुत अच्छा यार्न का प्रोडक्शन करता है और इसको अपने यार्न को कहाँ बेचता है, चाहे वो जापान हो, यूके हो, यूएसए हो, ठीक है। बट द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक इज टू लो आफ्टर वीविंग, और जब वीविंग हो जाता है ना पर इसका क्वालिटी कम हो जाता है, मतलब क्वालिटी जो होता है ना वो नीचा हो जाता है, ठीक है।
अब देखो कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज में, वो क्या क्या है आप देखो उनको देखना होगा। तो उसमें है कि ना अनसर्टेन पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई रहता नहीं है, और फिर अपग्रेडेशन मशीनरी का जरूरत है, लो प्रोडक्टिविटी होता है लेबर के द्वारा, फिर कंपटीशन जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है उससे कंपटीशन बना रहता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश के बाद, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडिया जूट मिल आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल नियर द बैंक ऑफ हुगली रिवर, और जितने भी हमारे जो जूट इंडस्ट्री है ना वो वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास है, ठीक है। अब देखो जूट वाई ओनली इन हुगली, सॉरी ये जूट इंडस्ट्रीज के बारे में था कि अनसर्टेन है ये पावर सप्लाई, मशीनरी यहाँ पे नहीं मिलता, लो प्रोडक्शन नहीं, ये सब जो था चैलेंजेस था वो था कॉटन का। और फिर जहाँ पे क्या कहता है हमारा जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का। अब जूट फाइबर क्या होता है, फाइबर इंडस्ट्री में अब आएंगे तो फाइबर इंडस्ट्री में जूट जो होता है वो हमारा, अब जूट क्या है देखो पहले हम बता देते हैं अच्छी तरीके से। कॉटन जो टेक्सटाइल है उसका क्या क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है, अपग्रेडेशन नहीं है मशीन का, और फिर लेबर का कमी है, और कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो फाइबर इंडस्ट्री में आते हैं तो फिर उसके बाद अब उसके बाद हम सब जूट इंडस्ट्री में आते हैं। तो इंडिया लार्जेस्ट है, रॉ जूट का प्रोडक्शन करता है, एक्सपोर्टर है बांग्लादेश के बाद, और फिर जितने भी हमारे मोस्ट अब्यूडेंट जो हैं मिल हैं जूट के वो वेस्ट बंगाल में है, बैंक ऑफ हुगली के पास। क्यों हुगली के पास ही, कुछ कुछ फैक्टर लोकेशन इंपॉर्टेंट होंगे वहां पे, तो इसीलिए हुगली के पास होंगे। तो अब देखो हुगली के पास क्यों है इस चीज का, क्योंकि ना ये नियर है जूट प्रोडक्शन एरिया, इनएक्सपेंसिव है वाटर ट्रांसपोर्ट को लेके, गुड रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जाता है, चीप लेबर भी यहाँ पे मिल जाते हैं बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश से। कोलकाता ना लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड करता है बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, पोर्ट फैसिलिटी, एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। तो इसलिए ना हुगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे आराम से प्रोड्यूस हो जाता है जूट, यहाँ पे मिल जाता है इसी एरिया में, ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है, यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी अच्छा है, चीप लेबर मिल जाते हैं। कोलकाता अर्बन सेंटर है तो यहाँ पे बैंकिंग इंश्योरेंस का फैसिलिटी भी मिल जाता है, इसीलिए ना यहाँ पे जूट का गुड्स है, यहाँ पे जूट के लिए ना अच्छा लोकेशन है, ठीक है। अब चैलेंज फेस करते हैं कुछ कुछ जूट इंडस्ट्री, वो क्या है, तो ये है कि जूट जो प्रोडक्ट है ना वो रिलेटिवली कंपेयर जो है सिंथेटिक फाइबर के रिलेटिवली हाई कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। और फिर ना ये फेस करता है कंपटीशन सिंथेटिक फाइबर से, ये फेस करता है कंपटीशन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर से, जैसे बांग्लादेश हुआ, ब्राजील हुआ, इजिप्ट हुआ। तो ये इंडिया से ही नहीं बाहर के भी कॉम्पिटिटर से ना वो ना फेस करना पड़ता है, तो इसीलिए भी ना जूट इंडस्ट्री का ये सब प्रॉब्लम बना हुआ है। अब देखो शुगर इंडस्ट्री क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम सब शुगर के हैं, फर्स्ट प्रोड्यूसर है गुड़ और खांडसरी के। 60% जो मिल है वो लोकेटेड है बिहार और उत्तर प्रदेश में। क्यों वो शिफ्ट किया गया है सदर्न से वेस्टर्न स्टेट्स में, स्पेशली इन महाराष्ट्र में। ये जो हमारा जो शुगर इंडस्ट्री है ना उसको शिफ्ट किया गया सदर्न से वेस्टर्न स्टेट में, महाराष्ट्र में, क्योंकि ना यहाँ पे शुगर केन का हायर शुगर कोस कंटेंट यहाँ पे मिल जाता है, कूलर क्लाइमेट है, ताकि इसका क्रस्टिंग सीजन में ना इसको प्रिवेंट किया जा सके ड्राइनेस से, ठीक है। शुगर मिल ना बेस्ट सूटेड है कोऑपरेटिव के लिए, और यहाँ पे सक्सेसफुल है इस स्टेट में कोऑपरेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ कुछ चैलेंज भी फेस किया जा रहा है शुगर इंडस्ट्री के द्वारा। तो शुगर इंडस्ट्री ना सीजनल होता है नेचर का, और ये ना स्टिल यूज किया जाता है ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड इसका प्रोडक्शन में। दीज आर ट्रांसपोर्ट डिलेज इन ट्रांसपोर्टिंग शुगर केन फैक्ट्रीज, कुछ कुछ ट्रांसपोर्ट डिलेज भी होता है शुगर फैक्ट्रीज में, विद द रिजल्ट दैट इट लॉसेज इट्स शुगर कंटेंट। तो इससे क्या होता है, इसमें शुगर कंटेंट इसका खत्म हो जाता है। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हम सब आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में अब पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री ना कंसीडर करता है बेसिक और हेवी इंडस्ट्री, क्योंकि ना ये ना अदर सारे इंडस्ट्री को ना डिपेंडेंट होते हैं इसी पे रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इंडिया रैंक करता है अमॉन्ग वर्ल्ड में, इंडिया जो रैंक करता है सेकेंड अमॉन्ग वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन में, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ग आयरन का, ठीक है। छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है ना वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन करता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का इंडिया में, ठीक है। मेजर चैलेंज फेस किया गया आयरन और स्टील इंडस्ट्री का क्या क्या होता है इसमें फेस किए गए हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा कोस्ट का जरूरत होता है, बहुत पैसा लगता है, और फिर कुकिंग कोल का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है, लोअर प्रोडक्टिविटी है लेबर का, इरेगुलर सप्लाई है एनर्जी का, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी। अब इसके बाद है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग कंपनी।
अब एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, इसमें क्या है, ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है इंडिया का, मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है इंडिया का, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें यूज किया जाता है इसको एयरक्राफ्ट यूटेंसिल और वायर्स बनाने के लिए। ये सब्स्टिट्यूट है स्टील का, कॉपर, जिंक, लीड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में, ठीक है। ओनली एल्युमिनियम ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, लाइट इसका ना वेट लाइट होता है। आप देखो अल्युमिनियम का क्या क्या बेनिफिट है, इसका ना वेट लाइट होता है, इसमें ना रेजिस्टेंस होता है, कोराइजन, गुड कंडक्टर होता है हीट का, मैलिएबल होता है नेचर में, और फिर स्ट्रॉन्ग व्हेन इट मिक्स्ड विथ अदर मेटल, अगर कोई दूसरे मेटल के साथ इसको मिलाया जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। अल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, और हमारे कंट्री में ये कहाँ कहाँ है, ओडिशा में है, वेस्ट बंगाल में है, यूपी में है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में है। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज क्या होता है, ये इंडस्ट्री ना ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, ओन लार्जेस्ट, ये खुद के ही ना लार्जेस्ट कंज्यूमर होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री ना टू सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनिक सेक्टर होता है, एक इनऑर्गेनिक सेक्टर होता है। ऑर्गेनिक सेक्टर ऑर्गेनिक केमिकल जैसे कि पेट्रोकेमिकल, मैन्युफैक्चर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, ये सब बनाते हैं। इनऑर्गेनिक सेक्टर क्या बनाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे कि सल्फ्यूरिक, निट्रिक एसिड, अल्केलीज, सोडा, और फिर ना यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, इस सबको क्या किया जाता है, मतलब कि ये जो ऑर्गेनिक है वो उसको डायरेक्टली यूज किया जाता है, और ये सबको क्या किया जाता है, इसको ना फिर से फर्टिलाइजर के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज करके, इनऑर्गेनिक को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फिर उसको पेंट, ग्लास, सोप्स और डिटर्जेंट, पेपर बनाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री जो होते हैं वो लोकेट करते हैं ऑयल रिफाइनरीज, बट इन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। ऑयल रिफाइनरीज जहाँ पे भी होंगे ना वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा, बट इन ऑर्गेनिक जो इंडस्ट्री है ना वो आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मर के लिए, क्योंकि फार्मर इसी से अपना क्रॉप को ग्रो करते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल कंट्रीब्यूट करते हैं फर्टिलाइजर, हाफ ऑफ द ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता है ना वो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला में ही होता है। फिर है सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री ना कंस्ट्रक्शन करता है बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स का, ठीक है। ये इंडस्ट्री रिक्वायर करते हैं हेवी और बल्की मटेरियल जैसे कि लाइमस्टोन हो, सिलिका हो, अल्मुनिया हो, जिप्सम हो। दिस इंडस्ट्री इज फ्लरिशिंग वेल, और ये इंडस्ट्री भी ना अभी फ्लरिश बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है कुछ समय में, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन कौन से हुए, कार, मोबाइल, बस, ये सब ना ऑटोमोबाइल में है। फिर उसके बाद है आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल में कौन से होंगे, कार, मोबाइल, बस, ये सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। और ये कहाँ कहाँ पे हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, इंडिया में यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे आपको देखने को। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक कहाँ का, ये किस किस चीज के लिए है, टीवी, इंटरनेट, फोन सब के लिए है। बैंगलोर यहाँ पे इमर्ज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बैंगलोर में ना फैसिलिटी मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक थिंग का, ठीक है। हैज अ वाइड इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और इससे क्या होगा, वाइड इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ना, ये बहुत ज्यादा मदद भी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन किस किस जगह पे हो रहे हैं, देखो अगर इंडस्ट्री जो है वो पॉल्यूट किस किस चीज को कर रहा है, एयर को पॉल्यूट कर रहा है, अपना जो वो चिमनी से उनका जो धुआं निकलता है उससे टॉक्सिक जो थिंग्स निकलते हैं वो एयर में फैल रहे हैं, तो इससे ना गैस एयर में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, वो भी एक एयर का ही पॉल्यूशन था, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन फिर होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, ये जो वेस्ट होते हैं वो जो रिवर्स में फैला देते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी का होता है, चाहे वो केमिकल हो, तो उससे क्या हो जाता है वाटर में जितने भी, और ये सिर्फ इस ये ही नहीं, और ऊपर से फार्मिंग का भी जितने भी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, उनको भी वाटर में बहा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वाटर पॉल्यूट हो जाता है। थर्मल पॉल्यूशन भी इसी से होता है, इससे न क्या होता है, वो वार्म जो होता है, वाटर जो होता है फैक्ट्री का, वो थर्मल प्लांट पे जाते हैं, और फिर इसकी जो कूलिंग जो होता है पॉन्ड का, उसको न गर्म कर दिया जाता है, जिससे थर्मल पॉल्यूशन होने लगता है। फिर नॉइज पॉल्यूशन होता है, क्योंकि ना इरिटेशन और एंगर की वजह से ना ये जो इसका जो स्टार्ट होता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो होता है,
साइकोलॉजिकल इफेक्ट होने लगता है। अनवांटेड इरिटेशन जो होता है फैक्ट्री के द्वारा, उससे क्या होता है कि अगर फैक्ट्री मतलब कि अगर पॉपुलेशन एरिया में जहाँ पे मतलब आदमी का सेटलमेंट है वहाँ एरिया में बनता है तो वहाँ से बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन भी होने को देखने को मिलता है। ठीक है। कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, अब देखो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वाटर का फॉर प्रोसेसिंग बाय मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर प्रोसेसिंग, वाटर को कम यूज किया जाए क्योंकि वाटर पता है कि बहुत कम है और उसको अच्छी तरीके से यूज किया जाए। हार्वेस्ट किया जा सके रेन वाटर को ताकि इसका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जा सके। ट्रीट किया जाएगा हॉट वाटर को बिफोर रिलाइजिंग दैम इन रिवर, और हॉट वाटर जो उसको रिवर में डायरेक्टली डाल दिया जाता है उसको ना ट्रीट करके डाला जाए। ठीक है। अब इसको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी टाइप से ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो वो आपके हिसाब से है कि आपको किस हिसाब से डालना है। तो ये देखो यहाँ पे मिल गया आपको सॉफ्ट, यहाँ पे है सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो इंडिया में है। ठीक है, उनके बारे में। अब लास्ट में है एनटीपीसी सोज द वे। तो एनटीपीसी जो है वो आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है ईएमएस का, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है। ये ना कोऑपरेशन है जो प्रोएक्टिव अप्रोच बताता है नेचुरल इन्वायरमेंट को लेके, रिसोर्स जैसे कि वाटर हो, ऑयल हो, गैस हो, फ्यूल हो, कि इसमें ना कैसे पावर प्लांट लगाया जाए और ये किस किस चीज से पॉसिबल हो सकते हैं, और ऑप्टिमम अगर यूज किया जाए लेटेस्ट टेक्निक्स का, अपग्रेडेशन किया जाए एग्जिस्टेड इक्विपमेंट का, मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन हो, मैक्सिमम एश यूटिलाइजेशन हो, प्रोवाइड करे ग्रीन बेल्ट ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहे, फिर ना उसके बाद क्या हो, और फिर अफॉरेस्टेशन को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को, और ना थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश पॉन्ड मैनेजमेंट से और एश वाटर साइकिलिंग से और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से भी इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग किया जाए कि ना कोई भी इकोलॉजी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से ना हम ऐसा होगा कि हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी बढ़ता रहेगा और हमारी इकोलॉजी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम सबको ऐसा ही काम करना है कि हम अपने ना ही हम अपने वातावरण को खराब करें और ना ही हम अपने जो इकोनॉमी हो उस पर कोई भी प्रॉब्लम आने दें। तो ऐसा अगर बैलेंस तरीके से ग्रोथ होगा, बैलेंस तरीके से अगर काम होता जाएगा तो इससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस चैप्टर अगर ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।